हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हाजिर हुए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से परमाणु संरचना जो हमारा चैप्टर का नाम है। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज। तो एनोड रेज या प्रोटॉन की खोज जो है सामान्य रूप से नहीं हुआ, बल्कि एक उसके पीछे कई प्रश्न थे। जो प्रश्न का परिणाम रिजल्ट यह निकला कि हमने परमाणु के विभाजिता को जब समझा तो हम विभाजिता के जब विभाजन परमाणु का ये हुआ कि परमाणु क्या है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, वो विभाजनकारी है, मतलब वह खुद कुछ न कुछ कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि जब जे थॉम्सन और अन्य जो उस दौर के जो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने ये बताया कि परमाणु विभाजित है, उसको इलेक्ट्रॉन उसका एक मौलिक कण है जिसको कैथोड किरणों के रूप में देखा जा चुका है, उसको प्रमाणित किया जा चुका है। तो चूंकि आप जानते हैं कि परमाणु जो है मूल रूप से क्या होता है, वह उदासीन होता है, मतलब विद्युत रूपी क्या होता है, उदासीन होता है। इसका अर्थ यही है कि कुछ न कुछ ऐसा है परमाणु के अंदर जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है। और मूल रूप से परमाणु क्या है, विद्युत रूपी उदासीन है, ना वो ऋण आवेशित है ना धन आवेशित है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु के अंदर एक ऐसा और भी पार्टिकल अवेलेबल हो सकता है, मौजूद हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को बैलेंस करके रखा है। इस विचार और इस प्रश्न ने गोल्डस्टीन को आकर्षित किया, और गोल्डस्टीन ने 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया कि छिद्रयुक्त कैथोड वाले विसर्ग नालिका का प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जैसे आपने जब बात किया था कैथोड किरणों का, तो कैथोड किरणों जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलती हैं और एनोड प्लेट की ओर गति करती हैं। जस्ट इसके ओपोजिट डायरेक्शन में गति करने वाले उन्होंने धन किरणों को देखा। किसको देखा? धन किरणों को देखा। धन कणों के एक प्रवाह को देखा जो एनोड से कैथोड की ओर जा रही हैं और कैथोड के पीछे के दीवारों में एक चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जस्ट इलेक्ट्रॉन पुंज के ओपोजिट डायरेक्शन में एक धन किरणें प्रवाहित हो रही हैं, जो इस बात को इंगित करती हैं कि वह कण अवेलेबल है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश को बैलेंस करता है, उसको निरस्त करता है और परमाणु को उदासीन बनाए रखता है। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में सिर्फ इतना ही बताया था कि धन किरणें हैं, ठीक है, जो एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। गोल्डस्टीन यहाँ तक फाइनल नहीं कर पाए थे कि वह कण क्या है और वो कैसा बिहेव करता है, और वो जनरली प्रोटॉन शब्द का प्रयोग वहाँ तक नहीं हो पाया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रयास गोल्डस्टीन द्वारा किया गया, जो बाद में हमारे वैज्ञानिकों में जैसे रदरफोर्ड ने उसको सफलतम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये पूरी इतिहास जो है प्रोटॉन नाम आने तक 1886 से लगभग 1920 तक का है। तो उसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उन्होंने छिद्रयुक्त एक कैथोड ट्यूब का प्रयोग किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट है, ये छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पास जो है एनोड प्लेट है और यहाँ पास क्या है, कैथोड प्लेट है। विसर्ग नालिका बनाने का और उसका सिद्धांत वही है हमारा कि हायर वोल्टेज वाले विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पास गैस के दाब को कम रखा जाता है ताकि विसर्ग नालिका में डाले गए जो गैस हैं वो विद्युत के प्रति सुचालक रहें, गुड कंडक्टर के भांति कार्य करें। यहाँ निर्वात पंप लगा होता है जिसके माध्यम से इसके प्रेशर को कम किया जाता है। तो जब गैसों का चालन शुरू हुआ तो देखिए क्या होता है कि कैथोड प्लेट से कैथोड इलेक्ट्रॉनों का पुंज निकलकर एनोड की ओर प्रवाहित हो रही हैं, जो आपको इस डायग्राम में सफ़ेद चाक से हमने इंगित किया है। और जस्ट उसके ओपोजिट जो पीले चाक से हमने किया है, ये एनोड रेज है। और एनोड रेज जो हैं स्वयं क्या है, कणों से बने हुए हैं। इन कणों को ही कालांतर में क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन जनरली प्रोटोस शब्द से बना है जिसका अर्थ है पहला, प्रथम। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि कैथोड किरणों के जस्ट ओपोजिट यहाँ घटनाएं घटती है। कैथोड किरणें जो है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज है, जो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है, वो कैथोड प्लेट से निकलती हैं, जबकि जो एनोड किरणें हैं
जिनको आप धन किरणों के नाम से जानते हैं, जिनको आप कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं, यहाँ पास इस गैस में, मतलब इस विसर्ग नालिका में डाले गए गैस से उत्पन्न होती है। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब एनोड और कैथोड के बीच में कहीं से भी ये धन किरणें उत्पन्न हो सकती हैं, जो कैथोड प्लेट की ओर गति करती हैं, और ये भी कणीय प्रकृति के हैं। उसी कण को कालांतर में क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। और ये धन आवेशित है, ये धन आवेशित है। इसको गोल्डस्टीन ने कैसे बताया कि मान लीजिए यहाँ पास एक धन प्लेट लगा दीजिए और यहाँ पास एक ऋण प्लेट लगा दीजिए, तो ये जो धन किरणें हैं, जो पीले लाइन से आपको दर्शाया गया है, तो ये जो है इसके प्रति बिहेवियर दिखाती हैं। मतलब ये धन से रिपेल होती हैं, दूर हटती हैं, और इस ऋण आवेश के नज़दीक जाती हैं। मतलब ये अपना मार्ग को हल्का सा चेंज करती हैं। जो एनोड रे हैं, मार्ग को चेंज करती हैं, अपने पाथ को चेंज करती हैं। मतलब ऋण प्लेट की ओर क्या होती हैं? ये आकर्षित होती हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि इस एनोड रेज पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। क्यों? क्योंकि ऋण प्लेट की ओर क्या हो रही हैं? आकर्षित हो रही हैं। तो अब देखने की बात है कि यहाँ पास जो एनोड रे, जो एनोड किरणें हैं, हम कह रहे हैं कि उनकी जो बिहेवियर है कणीय है, कण के समान है। तो यहाँ तक जो गोल्डस्टीन ने सिद्धांत दिया था, या जो गोल्डस्टीन ने जानकारी दिया था, इतना ही दिया था कि एनोड से कैथोड की ओर धन कणों की एक धारा प्रवाहित हो रही है और वो धनात्मक प्रकृति की है। इतना गोल्डस्टीन ने बताया था। इसके बाद का प्रयोग का जो हमको प्रमाण मिलता है वो रदरफोर्ड के प्रयोग से मिलता है। उसके बाद इसमें और भी बताया गया कि यहाँ आने वाला जो कण है, यहाँ आने वाला जो कण है, कौन? जो एनोड रे को बनाया है, उसका द्रव्यमान उतना ही होता है जो गैस लिया गया है उसके एक परमाणु के बराबर होता है। समझ रहे हैं बात को आप? यहाँ आने वाला जो कण है उसका द्रव्यमान उतना ही होता है जितना जो गैस यहाँ लिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन गैस लिया गया है। कौन सा गैस लिया गया है? हाइड्रोजन गैस लिया गया है। तो यहाँ जो कण प्राप्त हो रहा है, एनोड रे, चूँकि आप जान रहे हैं एनोड रे जो है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, और इसकी प्रकृति क्या है? कणीय प्रकृति है। अगर इस विसर्ग नालिका में आपने हाइड्रोजन गैस लिया है, तो यहाँ ये प्राप्त होने वाला कण का जो द्रव्यमान है 1H1 है। इसी को कालांतर में क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। ये बात क्लियर है? अगर इसके जगह दूसरा गैस लिया जाए, ठीक है, अगर दूसरा गैस लिया जाए तो उसका भी द्रव्यमान क्या होगा? इस प्रोटॉन के पूर्ण गुणज में होगा। अगर मैं मान लूँ कि नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पास जो कण प्राप्त हुआ, इस कण को कालांतर में प्रोटॉन कहा गया, और उसका द्रव्यमान जो माना गया वो माना गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसका जो द्रव्यमान माना गया वो माना गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg इसका द्रव्यमान माना गया इसका। लेकिन आप ध्यान दें कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ प्राप्त होने वाला जो कण था, मतलब जो एनोड रे जिन कणों से बना हुआ है, उसी कण को कालांतर में क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। और प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। जबकि हमारे हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट जो हैं प्रोटॉन को कहीं ना कहीं ऐसे रूप में देखते हैं। तो अब बोलते हैं कि सर ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.67 हुआ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 हुआ? तो इसकी भी व्याख्या हम करेंगे जब हम एनोड रे का जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ लेंगे। तो अगर अब यहाँ बात है कि हाइड्रोजन गैस लिया गया, तो यहाँ प्राप्त होने वाला कण, अर्थात जिन कणों से एनोड रे बना है वो कण हाइड्रोजन ही है, और उसको प्रोटॉन कहा गया है, और उसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हायर सेकेंडरी के कि सर प्रोटॉन ये है कि प्रोटॉन ये है। तो इसके और इसके द्रव्यमान में अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो हमारे बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद को हम प्रोटॉन कहते हैं, और यहाँ आप इसको प्रोटॉन कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान इतना प्रोटॉन को बोल रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वही जनरली लगभग क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। उससे पहले हम जो है एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणें पर क्या कर लेते हैं? उनके गुणों को पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं,
लगभग कैथोड रेज के समान ही है। इसमें जो पहला पॉइंट है, देखिए क्या लिखता है, ये अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती है और इसके बारे में हम कैथोड रेज में भी ऐसा ही पढ़े थे। ये सरल रेखा में गमन करती है, कैथोड रेज में भी यही पढ़े थे। इनको पुष्टि के लिए उन्हीं प्रयोगों को दोहराया जा सकता है जो हमने कैथोड रेज में आपको बताया था, जिसका स्पष्टीकरण या व्याख्या दिया था। अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तीसरा, कैथोड किरणें के समान ये भी कणीय प्रकृति की होती हैं जो पैडल चक्र को घुमा देती हैं। अर्थात यहाँ पास अगर कोई पैडल चक्र ऐसे लगा देते हैं तो ये क्या कर देती हैं, इसको इधर से अगर आ रही हैं तो इसको घुमाने लगेंगी, गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। ये भी जिंक सल्फाइड के पर्दे पर आपतित होती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, मतलब एक चमक उत्पन्न कर देती हैं। पांचवा पॉइंट है, यह चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। इससे यह ज्ञान होता है कि यह धनात्मक प्रकृति के होता है। जहां हमने आपको बताया था ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो यहाँ पास से जो एनोड रेज हैं वो ऋण प्लेट की ओर क्या होती हैं, एट्रैक्टिव होती हैं। और एनोड रे ही जो है कणीय प्रकृति के हैं, कण के बने हैं, उसी कण को प्रोटॉन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, जो पतले धातुओं के प्रति इनकी भेदन क्षमता जो होती है, इनकी भेदन क्षमता होती है लेकिन कैथोड किरणों की तुलना में थोड़ी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो प्रॉपर्टी था वो पढ़ लिए, थोड़ा सा उसका व्याख्या, प्रोटॉन हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के थोड़ा सा व्याख्या को अपन देखते हैं। चलिए देखते हैं, गौर कीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में नहीं जाएगा। बस गौर से वीडियो पर नजरें बनाए रखिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि विसर्ग नालिका में अगर हाइड्रोजन गैस लिया गया तो यहाँ प्राप्त होने वाला एनोड रेज का जो कण है, जिसको प्रोटॉन कहा गया है, जिस प्रोटॉन को आप यहाँ 1H1 कह रहे हैं, मतलब इसको किससे दर्शा रहे हैं, 1H1 से, जबकि हम प्रोटॉन जो पढ़ते हैं H पॉजिटिव के रूप में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को देखिएगा। जो हाइड्रोजन में जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है। तो जब हाइड्रोजन कभी भी रिएक्शन किया या हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन उसका निकाला गया तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या कर देता है, H पॉजिटिव बन जाता है। तो इसमें जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बच जाता है, प्रोटॉन बच जाता है। अब इसके द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो इसका जो हाइड्रोजन जब परमाणविक स्टेज में है तो इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये बात क्लियर है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जब हम यहाँ पास गौर से आप रिलेट कीजिएगा कि सर हमने विसर्ग नालिका में क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस से क्या निकला, कण निकला। कैसे कण निकला कि जब कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैथोड किरणों के गुण आपने क्या पढ़ा था कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। तो यहाँ पास से क्या कर देंगी, हाइड्रोजन को आयनित कर देंगी। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। इसी को क्या बोला जा रहा है, H पॉजिटिव को क्या बोला जा रहा है, प्रोटॉन बोला जा रहा है। वो उसी से उत्पन्न हो रहा है जो गैस विसर्ग नालिका में लिया गया है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होगा, रिपेल होगा, और इस नेगेटिव से आकर्षित होगा। तो निश्चित है कि धनात्मक कणें या धन किरणें किधर प्रवाहित होंगी, कैथोड प्लेट की ओर। उन धन किरणों को ही जो कण से बना है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं, अगर नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो यहाँ पहुँचने वाली जो धन किरणें होंगी वो कौन सी किरणें होंगी, N पॉजिटिव होंगी। और इनके प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो होगा हाइड्रोजन के गुणज में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के क्या होगा, गुणज में होगा। अर्थात हर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन मौजूद है, जो किसी भी परमाणु का अवयवी, मूलभूत अवयवी कण है। दैट्स क्लियर। लेकिन अभी तक प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम गोल्डस्टीन के प्रयोग से नहीं मिला था। गोल्डस्टीन का प्रयोग मात्र धन किरणें और उसकी धनात्मक प्रकृति के संबंध में था।
कि इससे एक धन किरणें निकलती है जो एनोड और कैथोड के बीच में कहीं से भी निकलती हैं, और वही प्रोटॉन निकलती हैं जो गैस वहाँ लिया जाता है। अगर हाइड्रोजन लिया गया है तो वहाँ निकलने वाला प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन के समकक्ष है, 1H1 है इसके। और अगर नाइट्रोजन लिया जाता है तो N पॉजिटिव के समकक्ष है, मतलब नाइट्रोजन के लगभग है, 7 नाइट्रोजन 14 के लगभग जो कण निकलना है, ठीक है, धनात्मक कण के रूप में। अब हम उसके द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं कि हम प्रोटॉन का द्रव्यमान उतने ही ले रहे हैं जितना एक हाइड्रोजन परमाणु का होता है। तो क्यों लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी उतना ही क्यों लिया जाता है? इसका द्रव्यमान होना चाहिए था हमारे गणितीय व्याख्या के अनुसार 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, क्योंकि इस हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे हुए प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना माइनस करने के बाद आएगा। तो माइनस करके देखते हैं, तो ये घात को थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं तो हमको और भी आसानी होगा। तो आसानी कैसे होगा देखिएगा कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और इसके घात को इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 दशमलव इधर जाएंगे तो 0.0091 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 27। इसको माइनस करेंगे आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.6696 इंटू 10 टू द पावर -27, जो लगभग बराबर ही रह जाता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के। ठीक है, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई उसका विशेष द्रव्यमान पर असर नहीं पड़ता है, इसलिए इस प्रोटॉन के द्रव्यमान को हाइड्रोजन के द्रव्यमान के ही समकक्ष या लगभग माना जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप यही याद रखेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। यदि विसर्ग नालिका में नाइट्रोजन गैस लिया गया है तो नाइट्रोजन के में उपस्थित कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात क्लियर रहे आपको। अगर क्लोरीन लिए हैं तो वहाँ पास उसका द्रव्यमान हो जाएगा 70 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अर्थात इसका क्या मतलब है कि कोई भी गैस लीजिए उसका प्रोटॉन का जो कुल द्रव्यमान है हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है के रूप में कार्य कर रहा है उसके द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। ये बात क्लियर हुआ। चलिए, ये बात क्लियर हुआ। फिर से हम कह रहे हैं कि गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में एनोड के कणों के धारा प्रवाह और उसके धनात्मक प्रकृति के बारे में बताया था। प्रोटॉन का नाम जो है 1917 से 1920 के बीच में प्रयोग किए गए रदरफोर्ड के प्रयोगों से प्रोटॉन शब्द मिलता है। इसलिए प्रोटॉन खोज करने का जो असली श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। अगर किसी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड नाम नहीं है, गोल्डस्टीन है, तो आप गोल्डस्टीन को सही लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नाम नहीं है या ये कह देता है कि गोल्डस्टीन का नाम है और ऑप्शन में गोल्डस्टीन शब्द है और दो नाम है, लास्ट में ये कह देता है कि इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रोटॉन खोज करने का श्रेय सीधे सीधे रदरफोर्ड को जाता है। इसको नोट कर लीजिए, हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड के कुछ प्रयोगों को देखते हैं, उसके बाद हम और आसानी से इस चीज़ के व्याख्या को देख लेंगे तो हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के दो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। एक जो है स्वर्ण पत्र गोल्डन फाइल पर अल्फा कणों की बमबारी, तो उससे जो प्रयोग लगभग जो हुए थे 1909 से 1911 के मध्य किए गए थे, है ना। गोल्डन फॉइल वाला जो था, स्वर्ण पत्र वाला जो था वो रदरफोर्ड का, वो प्रयोग जो था 1909 से 11 के बीच हुए थे, जिसमें ये बताया गया था कि परमाणु का एक नाभिक है जो धनात्मक भाग है, लेकिन प्रोटॉन का वहाँ भी विशेष उल्लेख रदरफोर्ड ने नहीं किया था। उन्होंने अपना प्रयोग किया एक 1917 से 1920 के मध्य में। 1917 से 1920 के मध्य में उन्होंने क्या किया कि 7 नाइट्रोजन 14 पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की।
तो अल्फा कणों की बमबारी की तो वहाँ पास वो देखे कि प्रोटॉन निकलता हुआ दिखा, और यहाँ जो बना वो बना ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, और ये बन गया 14 4 18 और ये 17। ठीक है, अल्फा कणों को हम दर्शाते हैं हीलियम के नाभिक के समान होता है, तो 2He4 ये अल्फा कण का संकेत है। तो जब रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों का बौछार किया तो यहाँ पास एक धन आवेशित कण निकला, इसी कण का नाम उन्होंने क्या दिया, प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, तो लगभग 1920 में प्रोटॉन खोजने का जो काल है बताया जाता है, सत्र बताया जाता है, और प्रोटॉन शब्द भी रदरफोर्ड ने ही प्रयोग किया था। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के इस महान प्रयोग ने बताया कि परमाणुओं में एक मूलभूत कण है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, जो धनावेशित है, जिसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इस पर जो चार्ज है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये प्रोटॉन पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अंतर क्या है कि इसकी ऋणात्मक प्रकृति है और इसकी धनात्मक प्रकृति है, इसीलिए टोटल चार्ज को जोड़ा जाता है तो टोटल चार्ज कितना आता है, 0 आता है। अतः यह प्रमाणित करता है कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो दोनों एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसलिए मूल परमाणु जो है विद्युत रूपी उदासीन बना रहता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।